गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक लिया है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज हमने टॉपिक लिया और इसको सब कैटेगराइज भी किया है। फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया और सेकंड है फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दो टॉपिक में कैटेगराइज किए गए हैं और वैसे बोर्ड थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, पढ़ाते पढ़ाते गंदा हो गया, तो ये स्टार्ट किया है। रिवीजन सीरीज चल रही है, आप सब लोग बने रहिए। लगातार हर एक चैप्टर को मैं समराइज मैनर में लेकर के आऊँगा, कंटिन्यू करूँगा और आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन हो पाएगा इन लेक्चर्स के थ्रू और अपने जो स्कोर्स हैं उनको हाइक कर पाएंगे। तो इतनी चीज़ हो गई। आज अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चाहते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले हम समझने की बात करेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म क्या होता है, कैसे हुआ, कैसे चीज़ें हुई। तो नेशनलिज्म से पहले हम नेशन समझते हैं। नेशन क्या होता है? नेशन और कुछ नहीं होता है। नेशन मतलब होता है रेस, मतलब रेस, ठीक। और रेस होता है। अब नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग। और फीलिंग कैसी फीलिंग? किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात कर लें, कोई भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पे पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली कह सकते हैं, कल्चरली, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उनकी जो फीलिंग होती है वो एक होती है। तो इंटरकनेक्टेड फीलिंग होती है तो वो नेशनलिज्म को राइज करती है। वही होता है नेशनलिज्म। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया, जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग रिलीजियसली, सोशली, पॉलिटिकली और आपका लिंग्विस्टिकली किसी भी तरीके से अगर वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, तो नेशनलिज्म को फॉर्म करते हैं, नेशनलिज्म को फॉर्म करते हैं। ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने जैसे बोस्टन टी का इवेंट आपने देखा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने देखा होगा जहाँ क्वीन को पावर्टी पता नहीं होता है कि पावर्टी होती क्या चीज़ है और पूरी पॉपुलेशन पावर्टी से सफ़र कर रही होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि जो है जिन्होंने नेशनलिज्म को राइज किया। दूसरी कंडीशन, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा 1857 एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट होता है। 1857 को हम ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी वो कहते हैं। तो 1857 जो है हमारा, जिसको हम एक नेशनलिज्म के रूप में हम मानते हैं कि वहाँ से हमारी नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई। वैसे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बनना शुरू हो गई थी, नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट बनना शुरू हो गए थे, लेकिन 1857 को हम एक मेजर पार्ट मानते हैं कि यहाँ से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, कि जो फीलिंग है वो एक यूनाइट फॉर्म में आई हमारे पास। तो नेशनलिज्म, अब इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से आए कि नेशनलिज्म के लिए कैसे हमारे इंडिया में कौन से फैक्टर्स क्रिएट हुए। तो फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये दो फैक्टर्स हमने देखा कि पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और दूसरा रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ हमारा? जैसे अगर हम बात करें कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर, हमारा जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और पहले भी था, आज भी है। और अगर बात करें हमें इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। 1776 अप्रॉक्स के करीब रिवॉल्यूशन हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सरप्लस था वो उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करता था। क्योंकि हम डोमिनियन थे तो हमारा सारा जो एग्रीकल्चर सरप्लस था उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटिश में, इंग्लैंड एक्सपोर्ट हो जाता था, जिससे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी, हमारे जो रोज़ की जो डे बाई डे की चीज़ें थी, उनमें स्कैर्सिटी होने लगी, कमी होने लगी, जिससे प्राइसेस हाइक हो गए। और प्राइसेस हाइक होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जब प्राइसेस हाइक हो गए तो लोगों के पास कमी आने लगी, पॉवर्टी आने लगी। ये सब चीज़ें सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा कारण तो यही था। दूसरा कारण ये था कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें भी बहुत फॉल डाउन हुआ। कैसे फॉल डाउन हुआ? विनिंग मशीनें जो थी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटिश में विनिंग मशीन्स बनने लगी। और जो विनिंग मशीन्स थी वो विनिंग मशीन्स क्या करती थी? विनिंग मशीन्स कम समय में, मतलब लीस्ट टाइम टेक करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करती थी। ठीक, यहाँ से कॉटन गया एग्रीकल्चर सेक्टर से, यहाँ से कॉटन गया
एक्सपोर्ट हो गया, वहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह कॉटन वहाँ पे गया, यूज़ हुआ, वहाँ से कपड़े बन के आए और यहाँ पे सेल होने लगे। और दूसरी कंडीशन, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट क्या कंडीशन थी, हम लोग चरखा वाले उसमें चल रहे थे, तो चरखा वाले में क्या था, टाइम लगता था, विनिंग करने में टाइम लगता था, चीज़ें करने में टाइम लगता था। तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा हुई। और सेकंड थिंग, फॉरेन ट्रेंड जो था हमारा, सूट बूट पहनने का, कपड़े पहनने का, शर्ट टाई पैंट ये सब पहनने का, एक वो हमारे ऊपर और डोमिनेटेड करके डाल दिया गया, कि डोमिनेट कर दिया गया कि नहीं ये चीज़ पहनना पड़ेगा, तो हमारा कल्चर आपका अच्छा दिखाई पड़ेगा, आपका कल्चर कुछ नहीं, हमारा कल्चर बहुत कुछ है। एक तो ये बड़ी बात थी। तो इस तरह से दो तरीके से, मेजर तरीके से दो मेजर कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हम देखने को पाते हैं। सेकंड है कि कैसे, थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो दादा भाई नौरोजी साहब थे 1890 के अप्रॉक्स दादा भाई जो नौरोजी थे, तो दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को सबके सामने रखा, ठीक, लाइट में लाए, इस चीज़ को लाइट में लाए सबके सामने। और इसमें ये बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, उसमें बताया कि जो हमारा इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू गिर रही है, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो फॉल डाउन हो रही है। तो अब जो इंडियन रुपी है कंपेरेटिव कॉन्ट्रास्ट पाउंड के बेसिस पर, शीलिंग और 4 पेंस के बेसिस पे बताया उन्होंने, तो इंडियन इकोनॉमी जो फॉल डाउन हो रही है वो फर्स्ट टाइम लोगों के इन प्रेजेंस में सामने ला के रखा, वो किसके फ्रंट में ला के रखा, वो दादा भाई नौरोजी साहब थे। तो दादा भाई नौरोजी साहब ने इस चीज़ को सामने लाए, दादा भाई नौरोजी साहब थे, वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर भी बने थे। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश पॉलिसीज। आर्म्स एक्ट 1878 इसका टाइम पीरियड है, आर्म्स एक्ट 1878 का टाइम पीरियड है। और इसमें क्या होता है कि जो इंडियन लोग हैं वो अब कोई भी आर्म्स या एमिनेशंस अगर रखेंगे अपने पास तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। ये नेसेसरी कंपलसरी बना दिएगा कि अगर कोई इंडियन है वो अगर आर्म्स या एमिनेशंस अगर अपने पास होल्ड करता है तो क्या होगा, उसको लाइसेंस लेना कंपलसरी हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878 में आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें पहली चीज़ उन्होंने कही जो वर्नाकुलर है, वर्ना मतलब होता है, वर्नाकुलर मीन्स होता है नेटिव, यानी जो नेटिव मैगजीन्स हैं, मतलब जो अपनी लैंग्वेज में प्रेस हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, उनको अपना एड्रेस बताना कंपलसरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ बोल नहीं सकती हैं, लिख नहीं सकती हैं। दूसरी कंडीशन, 2 कंडीशन उन्होंने बताई। एक्सेप्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो उसको राइट है कि चलो ठीक है कुछ बोल रहा है, कह रहा है तो कह सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी पे आपको अपना एड्रेस बताना जरूरी, कहाँ से प्रिंट हो रहा है पेपर, और साथ में ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आया। इस टाइम पे बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द गार्जियन, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर जो उस समय, इवन द हिंदू तो 1878 की ओरिजिन ही है, इस्टेब्लिशमेंट भी वहीं उसी टाइम पे हुआ था, फॉर्म हुआ था बनना। तो एक ये चीज़ थी दूसरी। सेकेंड पार्ट था रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश पॉलिसीज़। रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश पॉलिसीज़ में सबसे है एल्बर्ट बिल 1883, एल्बर्ट बिल। इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें जो उनका कोड थे वो सेपरेट कर दिए गए, ब्रिटिश कोड सेपरेट और इंडियन कोड सेपरेट। इंडियंस को अगर कोई जेल की बात आ रही है या उनके ऊपर कोई कन्विक्शन लगा हुआ है तो कन्विक्शन के लिए जो ब्रिटिश पर्सन था वो एज अ जज बैठ सकता था, लेकिन जो ब्रिटिश हैं, अगर ब्रिटिश कन्विक्टेड है और उनकी अगर सुनवाई होनी है, उनकी अपील होनी है, तो कोई इंडियन पर्सन एज अ जज पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता था, एज अ जज पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ा रीज़न था, ये बहुत बड़ा था। तो ये चीज़ जो थी वो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा था कि एल्बर्ट बिल उसमें बताया कि कोई भी इंडियन पर्सन
का जो जज हो सकता है वो ब्रिटिश पर्सन हो सकता है, लेकिन कोई भी ब्रिटिश कन्विक्टेड पर्सन है वो किसी इंडियन जज के सामने वो अपनी अपील नहीं कर सकता, वो उसके लिए कोई इंडियन जज जो है उसको फैसला नहीं सुना सकता है। तो ये एक बड़ा इसमें इश्यू था। तो इतनी चीज़ें हमने समझी। फिर उसके बाद ये चीज़ें हमने समझी फैक्टर्स। तो पहले में तो हमने 2 फैक्टर समझ लिए, कौन कौन से फैक्टर थे। सेकंड क्या था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिससे नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आई। पहले सब अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अपने प्रॉफिट्स के लिए केवल फाइट करते थे, देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जब आए तो लोगों को एक इकट्ठा करने की कोशिश की गई कि एक यूनाइट मैनर में इकट्ठा हो, एक अच्छी खासी मॉब बन सके, लोग जो है एक सबकी फीलिंग्स कनेक्ट हो सकें। फीलिंग को कनेक्ट करने की बात आई तो उसमें आपके राजा राम मोहन राय आ गए। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज ठीक है इस्टेब्लिश किया। ये कास्ट को मानते नहीं थे, कहते कि ये कास्ट जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है, और बाकी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को मानने का मना कर दिया। बाकी भी चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें थी उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जो ख़राब चीज़ थी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों ही रिलीजन में, उसको उन्होंने जो है उसके अगेंस्ट में उन्होंने कंट्रोवर्शियल ठीक है डिबेट करी। और साथ में दूसरे स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर मठ ठीक, और 1897 to 1905 स्वामी विवेकानंद बहुत एडोरेबल, बहुत अच्छे एलिगेंट पर्सन थे, एलिगेंट पर्सन थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, पूरे एक यूनिटी की बात कही इन्होंने, यूनिटी में डिवाइड होना, यूनिटी में इकट्ठा करने की बात कही सबको, और बहुत सारे मूवमेंट किए, इन्होंने भी रिफॉर्म किए। सेकंड ज्योतिबा फुले इन्होंने भी बहुत आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर ले अगर हम, एक लोग रह गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो एक स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज इस्टेब्लिशमेंट किए, इन्होंने आर्य समाज इस्टेब्लिश किया। और ज्योतिबा फुले भी एक लो कास्ट से आते थे, अनएजुकेटेड पर्सन, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जो विडो ऑर्फन्स थी उनके लिए एक कॉलेज बनाया, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए तो उसके लिए कॉलेज डेवलप किया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारा सोसाइटी को के अपलिफ्टमेंट में रोल प्ले किया। थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ प्रेस एंड इंडियन लिटरेचर। ये भी एक बहुत बड़ा बात थी। रोल ऑफ प्रेस क्या, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, द पंजाब केसरी, पंजाबी और मराठी, ये सारे कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर्स थे इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। इन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे 1857 में किए, ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बताया, और बाकी कई सारे जो हमारा कल्चर था, हमारा हेरिटेज था, जिसमें हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे जो सब लड़े, उनके बारे में इन्होंने बताया, चीज़ों को सामने लाया, जिससे लोगों के अंदर एक उत्साह हो सके, एक एनर्जी आ सके, जिससे वो आगे बढ़ सकें, रिवॉर्ड कर सकें अच्छे से। तो इन रोल ऑफ प्रेस और इंडियन लिटरेचर दोनों की बात कही। और लिटरेचर का ये फर्क रहा कि कई लोग थे तो अपनी केवल लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते थे, और कोई चीज़ इंग्लिश में आ रही है तो चीज़ें बताना कठिन था, तो अपनी लैंग्वेज में वो सब निकलते थे, तो लोगों के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे। इसका एक बड़ा रोल रहा। दूसरा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें देखिए, इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को अपने प्रॉफिटेबल के लिए प्रमोट किया। उन्होंने एक हायरार्की ऐसा बनाने की कोशिश की कि जो उनके लिए वर्क कर सके, तो उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया, वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन की प्रोवाइड की, जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे अवेयरनेस डेवलप हुई, या कि हम लोग जो स्लेव की तरह वर्क कर रहे हैं वो ऐसा क्यों है, ऐसा किस तरह से है, क्यों हम अपने ही नेशन में रह करके दूसरों से अपनी चीज़ों के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, डिमांड तक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। दूसरा आपका डेवलपमेंट ऑफ
ट्रांसपोर्ट एंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा आपका बता दें कि इंडिया में कम से कम 1905 के अप्रॉक्स 45,000 किलोमीटर के करीब 45,000 किलोमीटर के करीब रेलवे लाइन हो गई थी, बन गई थी। और बाकी पोस्ट लाइंस बनने लगी थी। मुंबई टू ठाणे रेलवे लाइन बन रही थी, पोस्ट ऑफिस डेवलप हो रहे थे, पोस्टल लाइंस डेवलप हो रही थी। इससे क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने लिए किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो पाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा ये भी प्रॉफिट हुआ, कि प्रॉफिट या बेनिफिट कह सकते हैं, ये हुआ कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो रिवॉल्यूशनरी एक जगह ना होकर अपने जो आइडियाज़ थे, अपने जो थॉट्स थे, उसको इंडिया भर में इस तरह से वो पहुंचा पाए, स्प्रेड कर पाए, अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर पाए। तो एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, जो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी थी, ये हमारी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में रोल प्ले करी। अगला है हमारा फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की बात करते हैं। आईएनसी अब स्टार्ट करेंगे, और आईएनसी स्टार्ट करने से पहले, ठीक, आईएनसी से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईएनसी चलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आईएनसी। In 1883, S.N. Banerjee convened the All India Conference at Kolkata, and it was a provincial organization. 1883, ठीक। S.N. बैनर्जी ये हमारे थे। इन्होंने क्या किया था, पहली इन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बनाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने बनाई थी, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एट कोलकाता में इसमें इस्टेब्लिश की थी। और इसमें ये कहा था कि जितने भी थॉट जो अच्छे पर्सनस हैं, जो जिनके अंदर थिंकर्स हैं, अच्छे थिंकर्स हैं, जो इंडिया में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपने थॉट्स पे यहाँ रखें। जिससे क्या होगा कि हम सारे अपने जो अच्छे थॉट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात यहाँ से आई, और इसके बाद न्यू लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसको। थैंक यू।